जय हिंद। लास्ट हमने क्या कवर किया था? हमारी आपातकालीन प्रावधान हमने देख लिए थे, ठीक है। हमने आखिरी आर्टिकल, जब आर्टिकल सीरीज पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आखिरी आर्टिकल पढ़ा था 51A, जहां आकर हमने भाग 4 का को रोका था। आज हम भाग 5 को शुरू करेंगे और भाग 5 का जो सबसे पहला अध्याय है आपका, वो है आपकी कार्यपालिका से संबंधित, ठीक है। और कार्यपालिका में आपका सबसे पहला भाग कौन है? आपके स्वयं भारत के राष्ट्रपति। जब भी ये शब्द आता है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कौन है एक्चुअल में भारत के राष्ट्रपति आपकी नजर में? सबसे पहले ये है हमारे संवैधानिक प्रमुख। संविधान के प्रमुख कौन है? हमारे राष्ट्रपति। आपने देखा होगा ना, हमारे जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनको नियुक्ति पत्र कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति को बोला जाता है भारत के प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन होते हैं आपके? राष्ट्रपति। और क्या होते हैं राष्ट्रपति? तीनों सेनाओं के औपचारिक प्रमुख कौन होते हैं, यानी कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। अच्छा, ये नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख क्यों होते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति के नीचे जो कार्यकारी परिषद होती है, कार्यकारी परिषद मतलब आपका मंत्री परिषद भी होता है, उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, वो सारे के सारे काम वे करते हैं, परंतु वो किसके नाम से करते हैं? यदि कोई भी इंटरनेशनल एमओयू साइन हो रहा है या कोई भी इंटरनेशनल सौदा हम किसी देश के साथ कर रहे हैं, तो वो करते हमारे प्रधानमंत्री हैं, परंतु हस्ताक्षर या किसके नाम से करते हैं? वो हमारे राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है ना। तो नाम मात्र के कार्यकारी हैं, परंतु कुछ पावर्स हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि आपातकालीन शक्तियां पूर्णतः किसके भीतर निहित थी? राष्ट्रपति। उद्घोषणा करके लागू भी कौन कर रहा था, और उद्घोषणा करके उसे रद्द भी कौन कर रहा था? राष्ट्रपति ही कर रहे थे, है ना। तो ये हमने देखा था। आज हमें देखना है कि राष्ट्रपति होते कौन है, ठीक है। राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं, और राष्ट्रपति के जो संबंधित अनुच्छेद हैं, सिंपल आज हमें केवल उससे संबंधित अनुच्छेद देखना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके अंदर जाएंगे कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है, उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है, वो किन किन शक्तियों के प्रमुख होते हैं, और ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जो केवल और केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास तो बड़ी बड़ी पावर्स भी हैं, यहां तक कि वो लोकसभा को भी भंग कर सकते हैं, है ना। पर केवल आज हमें देखना है कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स या अनुच्छेद हैं जो किससे संबंधित हैं? राष्ट्रपति से संबंधित है। तो सबसे पहले ये बताओ, ये जो राष्ट्रपति का पद है, आर्टिकल नंबर किस में है? किस आर्टिकल में? भाग कौन सा? भाग 5 आपका। भाग 5 आर्टिकल नंबर 52 ये आकर बात करेगा राष्ट्रपति पद की, ठीक है। पर राष्ट्रपति के पद और राष्ट्रपति के निर्वाचन दोनों अलग अलग चीज है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिकल 52 ही बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो ये गलत है। निर्वाचन की बात करता है आर्टिकल नंबर 54, उससे 2 आर्टिकल आगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे याद करके घर जाना है। सबसे पहले डिटेल देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें अक्सर भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अच्छा, ये किसकी तस्वीर है? इसकी तस्वीर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, है ना। हमने बोला था कि ना ये आपकी मौसी लगती ना बुआ लगती, तो हमें सम्मान से इनका नाम लेना है। क्या है ये? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की फिलहाल क्या है? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। अच्छा, ये जो भारत की राष्ट्रपति है, ये कितने कार्यकाल के लिए, कितने समय के लिए है? 5 वर्ष के लिए है? 4 वर्ष, 6 वर्ष तो नहीं, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति केवल 5 वर्षों के लिए ही भारत का राष्ट्रपति होता है, उसके बाद कोई अन्य आता है। देखो, प्रथम नागरिक कहा जाता है, राज्य के औपचारिक प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 जिसका टॉपिक है संघ के अध्याय कार्यपालिका, अध्याय कौन सा? अध्याय फर्स्ट, कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, यानी क्या योग्यता होनी चाहिए बनने के लिए। दूसरा, चुनाव। तीसरा, महाभियोग। अच्छा, ये महाभियोग शब्द मैं पहले क्लियर कर देता हूं। महाभियोग एक्चुअल में एक प्रक्रिया का नाम है, इम्पीचमेंट बोला जाता है जिसे, और ये प्रक्रिया यूज की जाती है किसे हटाने के लिए? राष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो अभी केवल इतना याद रखो कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, और इस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग, बस, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आर्टिकल 52 से लेकर
62 विशेष रूप से राष्ट्रपति की स्थिति से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्य का क्या होता है? प्रमुख। भारत गणराज्य मतलब समझते हैं, भारत एक रिपब्लिक है, रिपब्लिक है भारत। भारत संप्रभु है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए डिसीजन लेने के लिए कंप्लीटली स्वतंत्र है, इसलिए भारत एक रिपब्लिक है। इसलिए आप रिपब्लिक डे मनाते हैं। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, औपचारिक प्रमुख होता है। और भारतीय सशस्त्र बलों का क्या होता है? जो आपकी तीनों सेनाएं हैं, इनका कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति की शपथ ली। इससे पहले 2015 से 21 तक झारखंड की राज्यपाल ये रह चुकी हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन रहे हैं? क्या ये वही व्यक्ति हैं जो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे? वही है ना? संविधान सभा पढ़ी है ना? पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और पहले स्थायी सदस्य अध्यक्ष? और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली। अच्छा, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती फिल इन द ब्लैंक। दूसरी द्रौपदी मुर्मू। पहली कौन है? प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल। और दूसरी है आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया राष्ट्रपति का, कि हमें पता है प्रथम नागरिक है, हमें पता है राज्य का औपचारिक प्रमुख है, तीनों सेनाओं का औपचारिक प्रमुख है, कमांडर इन चीफ है, ये सारी चीजें हमें पता है। अब हम देखते हैं कि किस संविधान के अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है और किस संविधान की वजह से ये पावर में आता है, कहाँ योग्यता की बात की गई है और कहाँ पर इन्हें चुनने की या चुनाव की प्रक्रिया की बात की गई। तो सबसे पहले इतना तो पता है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 52 से लेकर, अच्छा 52 से लेकर 62 तक ये है। 63 में आपके उपराष्ट्रपति शुरू हो जाते हैं। परंतु एक आर्टिकल और है 72, जो किससे संबंधित है? जो आपके राष्ट्रपति की पावर से संबंधित है। तो वो हम 72 में देखेंगे, वहां बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 52 से 62। तो 52 में किसकी बात की गई है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो बस इतना आपको याद रखना है, राष्ट्रपति की बात कहां की गई है? कहां पर लिखा है कि भारत को एक राष्ट्रपति होगा? क्या यहां पर बोला गया कौन होगा? क्या यहां बोला गया कैसे होगा या कैसे चुना जाएगा? यहां केवल बोला गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में केवल इतना बोला गया। 53 में बोला गया कि संघ की जो कार्यकारी शक्तियां, इसका प्रमुख कौन होगा? अभी भी राष्ट्रपति को चुनने की बात की गई है। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी और इसका प्रयोग इस संविधान द्वारा सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। मैं इस लाइन को आपको समझा देता हूं। देखो, यहां बोला गया कार्यकारी शक्ति किसके पास है? यानी कार्य करने की या कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास है और इसका प्रयोग संविधान द्वारा, जो संविधान बोलता है, या तो सीधे तौर पर, अब सीधे तौर पर कैसे करता है राष्ट्रपति? लोकसभा का क्या करता है? गठन करवाता है। लोकसभा की शुरुआत अभिभाषण से होती है राष्ट्रपति की। इसके बाद राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां भी लगाता है। तो ये वो पावर्स है जो राष्ट्रपति डायरेक्ट यूज करता है। और कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से यूज करता है, जो करते तो काम अधिकारी है परंतु किसके नाम से करते हैं? राष्ट्रपति। तो संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल के तहत? 53। तो 52 में हमने देखा कि एक राष्ट्रपति होगा और 53 में हमने देखा कि संघ का वो कार्यकारी प्रमुख होगा। अब जब दो चीजें बता दी तो अब चुनने की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 52 संबंधित है राष्ट्रपति के चुनाव से। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो यह राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया का जिक्र किसमें या उल्लेख किसमें मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 54। अच्छा, अब इसका जो चुनाव होता है वो एकदम अलग तरीके से होता है। वो अलग तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल आप ये देखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। तो सवाल ये आता है कि ये निर्वाचक मंडल, पहले ये बताओ, ये निर्वाचक मंडल शब्द का अर्थ क्या होता है? निर्वाचक मंडल, हम बोलते हैं ना राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, हम बोलते हैं अध्यक्ष का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो ये एक्चुअल में निर्वाचक मंडल होता क्या है? ये निर्वाचक मंडल वे सदस्यों का ग्रुप होता है जो वोट डालकर चुनते हैं या तो राष्ट्रपति को, या तो अध्यक्ष को, या तो उपराष्ट्रपति को। तो निर्वाचक मंडल मतलब उन वे लोग जो क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे और किसको चुनेंगे?
राष्ट्रपति को। तो हमें ये देखना है कि ये निर्वाचक मंडल के भीतर कौन लोग होते हैं जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। उसकी बात किस आर्टिकल में की गई है? 54 में। तो देखो, सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन मतलब कौन कौन सा सदन? राज्यसभा और लोकसभा। और निर्वाचित सदस्य का मतलब जो चुनकर आए, किसके द्वारा? अब लोकसभा के तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा के, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों में क्या होती है? विधानसभा होती है। यहां पर विधान मंडल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? जब विधान मंडल यदि लिखा होता तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाता, परंतु यहां केवल क्या लिखा है? विधानसभा। तो आपको विधानसभा ही याद रखना है। निर्वाचक मंडल में पहली चीज दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, फिर अगला कौन? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों की विधान मंडलों के सदस्य। अच्छा, हमारी हर जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें हर जगह तो विधान मंडल नहीं है, मतलब विधानसभा नहीं है, परंतु दो ऐसी यूटीज हैं हमारे यहां पर जहां विधानसभा है। पहला दिल्ली और दूसरा, तो ये जो दिल्ली है आपकी और पुडुचेरी है, ये पहले राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं थे, परंतु 1992 में कौन सा संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए दिल्ली और पुडुचेरी को भी निर्वाचक मंडल के सदस्य के तौर पर क्या किया गया? शामिल किया गया। तो देखो, जो निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति का, हम थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले लोकसभा के सदस्य होंगे, हाँ या नहीं? लोकसभा के सदस्य होंगे इस निर्वाचक मंडल में, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य होंगे, ठीक है, राज्यसभा के भी सदस्य होंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो दोनों सदन है या फिर ये जो दोनों मिलकर एक सदन का निर्माण करते हैं जिसे हम संसद कहते हैं, तो ये इसके कंप्लीट सदस्य होंगे या केवल निर्वाचित सदस्य होंगे, या वे सदस्य जो निर्वाचित होकर आए हैं? अच्छा एक बात आप बताइए, ये बार बार यही शब्द है, निर्वाचित निर्वाचित निर्वाचित, तो निर्वाचित ही तो होते हैं सारे के सारे सदस्य, तो ये निर्वाचित शब्द का उपयोग क्यों किया गया? बताओ। कुछ लोग हार जाते हैं तो उनकी जगह कोई तो जीत कर आया है। कुछ लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, पता है आप लोगों को? राष्ट्रपति के पास एक पावर है जो हमने आयरलैंड से ग्रहित की थी, कि राष्ट्रपति लोकसभा में कुछ सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली उन्हें बैठा सकते हैं। इन्हें बोला जाता है मनोनीत सदस्य, बोला जाता है मनोनीत सदस्य, अपॉइंटेड मेंबर्स। और ये मेंबर्स इस निर्वाचक मंडल में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि ये निर्वाचित होकर नहीं आए हैं। ये कैसे आए हैं? इन्हें राष्ट्रपति सीधे बैठा देते हैं सदन में, है ना, बैठाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य? 12 सदस्य बैठाते हैं राष्ट्रपति। जब यहां आप बोल रहे हो कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो यहां 12 सदस्य राज्यसभा के ऐसे बैठे हुए हैं जो डायरेक्ट किसने बैठाए हैं? वे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो याद रखना, इसीलिए निर्वाचित सदस्य की बात यहां पर की गई। इसके अलावा तीसरा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहां भी वही चीज यूज की गई है, निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचित होकर इलेक्शन जीत कर आएंगे। और फोर्थ है आपके, जो 70वें अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद किया गया, कि दिल्ली और पुडुचेरी। अच्छा मैं अभी आपको राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया नहीं बता रहा हूं, हम तो केवल अभी आर्टिकल याद कर रहे हैं। ये तो मैं डिटेल में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि ये कैसे भाग लेते हैं और वोटिंग किस प्रकार से होती है और राष्ट्रपति को किस प्रकार से चुना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव इतना आसान नहीं होता है कि सब लोगों ने एक को चुन लिया और वो राष्ट्रपति बन गए, यहाँ पर एक अलग प्रोसेस फॉलो होती है। तो निर्वाचक मंडल हमने देखा, इसमें हमने देखा कि पहली चीज तो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य इसका भाग नहीं होते। फिर हमने देखा कि इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे, दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे, तीसरा आपके राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे, और यूटी कौन सी? दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य आएंगे। ये सब मिलकर आएंगे और वोटिंग देंगे राष्ट्रपति को चुनने के लिए। ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 54, जो बात करता है राष्ट्रपति के चुनाव और उसके निर्वाचक मंडल के बारे में। प्रक्रिया के बारे में अभी बात नहीं की है, प्रक्रिया के बारे में बात
नहीं की है, केवल राष्ट्रपति के चुनाव और उसके निर्वाचक मंडल के बारे में बात की है। तो आर्टिकल नंबर 52 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति का पद, कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 53 क्या बोलता है? कि ये संघ का कार्यकारी प्रमुख होगा। और आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है और उसके निर्वाचक मंडल। यदि मैं पूछूं आपसे कि मुझे वो अनुच्छेद बताइए या आर्टिकल बताइए जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है, तो क्या आंसर होगा? आर्टिकल नंबर 54। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 55। राष्ट्रपति के चुनाव का, देखो सिंपल है ना, अगर आपको इलेक्शन करने हैं या वोटिंग करनी है तो सबसे पहले डिसाइड किया जाएगा कि वोट कौन कौन डालेगा। ये डिसाइड किया जाएगा कि पहले बता दिया जाएगा कि हाँ वोटिंग कैसे होगी, पहले किसको चुना जाएगा। तो हमने 54 आर्टिकल में क्या किया? पहले वोटर्स डिसाइड किए कि वोट कौन कौन डालेगा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे। फिर अब हम आपको बताएंगे कि वोटिंग किस प्रकार से की जाएगी। तो देखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव, अब ये शब्द आपको याद रखना है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली या पद्धति। क्या शब्द बोला मैंने? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली। अब आप केवल इस शब्द को अभी ध्यान रखो, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक अलग से लेक्चर है जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको केवल मैं ये बताऊंगा कि इलेक्शन किस प्रकार से होता है, ये पद्धति किस प्रकार से फॉलो की जाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किसमें बोली गई है? ये शब्द याद रख लो, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली या पद्धति। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली, इसे थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसे थॉमस हेयर पद्धति भी कहा जाता है। अनुच्छेद 55 के मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधायिकाओं मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा कितने समय के लिए? 5 साल के लिए किया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 54 जो अभी बोल रहा था आपसे कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, 55 में बताया गया कि वो निर्वाचक मंडल किस प्रोसेस को फॉलो करके राष्ट्रपति को चुन सकता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली। आर्टिकल नंबर 56, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। अब देखो, निर्वाचक मंडल बताया, उसके बाद प्रोसेस बताया, और जब प्रोसेस के बाद चुन लिया गया राष्ट्रपति को, तो अब यह बताया जाएगा कि राष्ट्रपति कितने समय तक उस पद पर बने रह सकते हैं। तो कितने समय तक? 5 वर्षों तक वे उस पद पर बने रह सकते हैं। बस, राष्ट्रपति अपने पद पर प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर बने रह सकते हैं, धारण कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 56। फिर से आते हैं 52 से। 52 क्या बोलता है? ठीक है। 53 क्या बोलता है? 54 क्या बोलता है? 55 क्या बोलता है? 56 राष्ट्रपति का। अब आगे आर्टिकल 55 क्लियर है, 56 क्लियर है। 56 किससे संबंधित है? आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे सवाल करता हूं 57 बताने से पहले, क्या राष्ट्रपति यदि चाहे, या जो राष्ट्रपति अभी राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं, उनका टर्म कितना है? 5 वर्षों का है, तो क्या वे पुनः उस पद के लिए चुने जा सकते हैं, या पुनः राष्ट्रपति के चुनाव पर खड़े हो सकते हैं या नहीं? हाँ या नहीं? क्या आज तक भारत में ऐसा हुआ है कि एक बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति बना हो, एक से ज्यादा टर्म के लिए? क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ क्या? आर्टिकल नंबर 57 में लिख देता हूं यहीं पर। आर्टिकल नंबर 57, राष्ट्रपति चुनाव हेतु पुनः पात्रता से संबंधित, अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इस 5 वर्ष की समाप्ति के बाद, इस 5 वर्ष की समाप्ति के बाद यदि ये व्यक्ति या जो राष्ट्रपति अभी बने हुए हैं पुनः राष्ट्रपति के चुनाव में या पुनः राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो उस चुनाव को लड़ सकते हैं, और विजयी होने पर अन्य 5 वर्ष के लिए वो क्या बन सकते हैं? राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आर्टिकल 56 में हमने देखा था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। 57 में बोला गया कि 5 वर्ष के बाद यदि वो चाहे तो उस पद के लिए वो पुनः पात्र हो सकते हैं, पुनः पात्र हो सकते हैं।
क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर कौन सा, 57। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 58 की ओर। आर्टिकल नंबर 58, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं। अब राष्ट्रपति को यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है? तो देखो, योग्यता नंबर 1, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने के पात्र उनके व्यक्ति को भारत का क्या होना चाहिए? ये तो सबसे ज्यादा कंपलसरी है। भारत का राष्ट्रपति बनना है तो नागरिक कहाँ का होना पड़ेगा? भारत का। कोई ऑस्ट्रेलिया से आए व्यक्ति को, यूएस से आए व्यक्ति को तो भारत का राष्ट्रपति नहीं बना सकते ना, भारत के गौरव की बात है। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की उम्र 35 या 35 से ज्यादा, 35 से कम नहीं होनी चाहिए, है ना? तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए या 35 से ज्यादा होनी चाहिए। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। अच्छा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य इसलिए बोला गया है क्योंकि लोकसभा का सदस्य कोई कब बन सकता है? कि जब वो निर्वाचित होकर आए। पर यहाँ राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, ध्यान से समझना। हो भी सकता है, ना भी हो तो चलेगा, परंतु लोकसभा सदस्य के लिए अर्हताएं क्या होती हैं कि वो जिस स्थान से चुनाव लड़ रहा है वहां पर वो एक रजिस्टर्ड क्या होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। ये किसके लिए अर्हता होती है? तो राष्ट्रपति भी जिस क्षेत्र से है वो वहां के क्या होने चाहिए? एक रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत क्या होने चाहिए, मतदाता होने चाहिए। ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 1। दूसरा, यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं जो कि रिजर्व्ड क्षेत्र है, मतलब आरक्षित क्षेत्र है, जहां से केवल या तो एसटी या तो एससी ही चुनाव लड़ सकते हैं, तो यदि वे उस क्षेत्र से आ रहे हैं तो वो उस जगह पर एसटी के रूप में या एससी के रूप में रजिस्टर्ड होने या पंजीकृत होने क्या है, अनिवार्य है। अब आप इसे मैं और सरल बनाता हूं। मान के चलिए हमारा जिला एक एसटी रिजर्व्ड क्षेत्र है, तो एसटी को इधर से इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे पहले पंजीकृत होना आवश्यक है, पहला मतदाता के रूप में। और दूसरा, यदि वो रिजर्व्ड क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो एसटी के रूप में रजिस्टर्ड होने चाहिए हमारे इस क्षेत्र में, तभी वो क्या हो सकते हैं। अगर कोई ओबीसी वाला व्यक्ति तो एसटी रिजर्व क्षेत्र से लड़ सकता है चुनाव? नहीं। तो बस यही बोला गया है कि राष्ट्रपति एक्ट कम से कम जो लोकसभा की अर्हताएं है वो पूरी करना आवश्यक है। अच्छा, लोकसभा सदस्य बनने की एक अर्हता और होती है 25 वर्ष की आयु, परंतु यहाँ पे वो चीज फॉलो मत करना आप, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जो व्यक्ति, सरल तौर पर बताऊं, किसी अन्य लाभ के पद पर बैठा हो सरकार के, ठीक है? जो व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या इन सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अधीन कोई लाभ का पद, ये कहना चाह रहे हैं कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता जो या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार या इन दोनों के अंडर चल रहे किसी प्राधिकार में लाभ के पद पर बैठा हो। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको उस लाभ के पद को क्या करना होगा? छोड़ना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन थी आपकी भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। दूसरी कंडीशन 35 या 35 से ज्यादा। तीसरी कंडीशन लोकसभा सदस्य बनने की अर्हताएं रखता हो। और चौथी किसी भी लाभ के पद पर ना हो तो राष्ट्रपति बन सकता है आर्टिकल नंबर 58 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल नंबर 55 क्या है? आर्टिकल नंबर 54 में हमने निर्वाचक मंडल बताया, इसलिए बोल रहा हूं एक कहानी के तौर पर सीरीज बनाकर याद रखो, रटो मत चीजों को। 54 में हमने निर्वाचक मंडल बताया, 55 में हमने चुनाव में उसका तरीका बताया, एकल संक्रमणी प्रणाली। फिर 55 का 56 में हमने उसका कार्यकाल बताया। और 56 में जब हमने उसका कार्यकाल बताया था तो फिर हमने बताया कि यदि कार्यकाल समाप्त हो गया तो वो पुनः पात्र हो सकता है आर्टिकल नंबर 57 के अकॉर्डिंग। और 58 में हमने बताया कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 59, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें या कार्यकाल की शर्तें। देखो, यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। कभी सुना है कि भारत के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं, वो राज्यसभा के सदस्य हैं या किसी विधानमंडल के सदस्य हैं? तो राष्ट्रपति के कार्यालय की एक शर्तें, कुल मिलाकर आर्टिकल नंबर 59 राष्ट्रपति के लिए शर्तें निर्धारित करता है। शर्त नंबर 1 है कि किसी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर कोई सदस्य राष्ट्रपति चुना जाता है
तो राष्ट्रपति बनने की तारीख से वह सदन से अपना पद क्या कर देगा। अब हमने देखा कि चलो यदि किसी लोकसभा मेंबर को या किसी राज्यसभा मेंबर को राष्ट्रपति के तौर पर खड़ा किया जाता है इलेक्शन में, तो राष्ट्रपति यदि वो बनते हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने उस पद को क्या करना होगा, छोड़ना पड़ेगा। और आर्टिकल 59 के मुताबिक राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक आवासों के लिए किराया नहीं दे। अब सीधी बात है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में रहता है, उसका किराया देंगे तो अच्छा लगेगा क्या कि राष्ट्रपति 10,000 रुपए किराया देते हैं इतने बड़े भवन का। तो वो सिंपल लिखी हुई चीज है। संसद कानून बनाकर राष्ट्रपति के लिए भत्ते, विशेष अधिकार और परिलब्धियां तय करेगा। मतलब जो क्या दिए जाते हैं, चीजें दी जाती हैं, राष्ट्रपति को प्रोवाइड की जाती हैं। एक आलीशान जीवन, एक आलीशान महल जैसा घर। और जब भी कोई बाहर से हमारे प्रतिनिधि आते हैं या दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं तो राष्ट्रपति उनके साथ बैठकर क्या करते हैं, डिनर करते हैं। क्या ही शानदार टेबल लगती है, एक से एक 56 भोग लगते हैं, है ना। अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे लास्ट टाइम में, तो राष्ट्रपति भवन में उन्होंने किया था डिनर। कभी जाओ, आप लोगों को डिनर करने का मौका मिले, इस लायक बनो कि राष्ट्रपति आपको डिनर पर बुलाए। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 59 कि राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें क्या क्या होती हैं। पहला, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, अच्छा ठीक है, सदन के सदस्य हो तो राष्ट्रपति बनने के बाद तुरंत उसको छोड़ दो। और तीसरा कि राष्ट्रपति आवास के लिए आपको किराया, तो कुछ भी लिख दिया है, राष्ट्रपति आवास के लिए आपको किराया देने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 59 है। आर्टिकल नंबर 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, आर्टिकल नंबर 60 याद रखना, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। और उन्हें शपथ कौन दिलाता है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है। कहां पर है आपका सुप्रीम कोर्ट, इसके एक प्रमुख होते हैं जिससे हम बोलते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में यदि वे नहीं है, मैं उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे। मैं पहले यहाँ पर शपथ भी लेके आने वाला था, फिर मैं सोचा आप क्या ही करोगे पढ़ के राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति तो बनना नहीं है, कुछ अच्छा ही बनोगे, मतलब सर्विसेज में रहते हुए, सर्विस में रहते हुए, मेरे कहने का मतलब है। अब राष्ट्रपति सर्विस में तो नहीं होते हैं ना, पर आप लोगों को तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना है, तो सर्विस में जाना है, तो शपथ लेके क्या करोगे आप लोग, है ना। राष्ट्रपति पद को गरिमा रखो थोड़ा सा, ठीक है, हल्का फुल्का मत समझो। यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति को शपथ लेनी होगी। और शपथ कौन दिलाएगा, सीजेआई। मान लो सीजेआई एब्सेंट है, अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, तो उस समय जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो क्या दिलाएंगे राष्ट्रपति को। अच्छा, इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती चलती है ना। राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाते हैं, सीजीआई को शपथ, ये आपस का प्यार है इनका, ठीक है। आर्टिकल नंबर 60 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यालय को निष्ठापूर्वक निष्पादित करना चाहिए, साथ ही संविधान और कानून का संरक्षण और सुरक्षा और बचाव करना चाहिए। मतलब अच्छे से काम करना चाहिए और संविधान की गरिमा को बचाकर रखना चाहिए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है और आर्टिकल नंबर 59 किससे संबंधित है। ये 59 कहां से आ गया, शर्तें बेटा, किराया किराया मत बोलो, शर्तें, शर्तें, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, ठीक है। किराया तुम लोगों को ऑप्शन में नहीं मिलेगा, निम्न में से कौन सा आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति को किराया नहीं देना होगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। जिस राष्ट्रपति को आपने अभी आर्टिकल नंबर 54 में चुना था निर्वाचक मंडल के तहत, उसको हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 में दी गई है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र किसमें किया गया है, तो किसमें किया गया है, 61 में। से इतना याद रखो, मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा कि महाभियोग प्रक्रिया होती कैसे और इसको फॉलो कैसे किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो। संसद के दोनों सदनों के नामे सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। हालांकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू, अच्छा एक चीज है, जब राष्ट्रपति को चुना जा रहा था तो उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाएं थी और पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा भी थी, परंतु जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो केवल उसमें 2 सदन भाग लेते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा, बस इसके अलावा कोई तीसरा निर्वाचक मंडल नहीं आता। तो वही चीज बोली गई कि राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा, ठीक है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर लिखा है, पर अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, ये पुरानी चीज हो गई है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाएं रह सकती हैं, पर राष्ट्रपति को यदि हटाना है तो उसमें केवल 2 सदन भाग लेंगे, लोकसभा और
तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किसमें है? तो 62 जो अंतिम आर्टिकल है राष्ट्रपति का, उसमें जाने से पहले 52 से हम फिर से शुरू करते हैं। 52 क्या है? राष्ट्रपति का पद। 53 क्या है? संघ का कार्यकारी प्रमुख होगा। 54 क्या है? निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का और चुनाव। 55 क्या है? चुनाव की प्रक्रिया। 56 क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 क्या है? पुनः पात्र हो सकता है। 58 क्या है? योग्यताएं। पुनः पात्र के बाद योग्यताएं। 59 क्या है? कार्यालय की शर्तें। 60 क्या है? शपथ। शपथ और प्रतिज्ञान। और 61 क्या है? महाभियोग। और 62 राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्तियां को भरने के लिए चुनाव की तिथि और अवधि। मान लो कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तब क्या किया जाएगा ऐसी स्थिति में? देखिए, राष्ट्रपति के पद की समाप्ति के कारण पहली चीज तो राष्ट्रपति का जब कार्यकाल समाप्त होता है तो उस कार्यकाल को कंप्लीट होने से पहले 5 वर्ष पूरे होने से पहले आपको क्या कराना है? फिर से इलेक्शंस करा के अगले राष्ट्रपति को चुनना है। तो पहली लाइन यही बोलती है कि राष्ट्रपति के पद की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाए। ये तब जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है। दूसरी कंडीशन, जब राष्ट्रपति ही पद पर नहीं रहे, राष्ट्रपति के पद पर उनकी मृत्यु, त्याग पत्र या निष्कासन या अन्यथा कारण के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव यथाशीघ्र किया जाएगा। यहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं, चुनाव यथाशीघ्र किया जाएगा और किसी भी मामले में घटना की तारीख से 6 महीने के बाद नहीं किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु होती है, अब कुछ चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। आपने अक्सर सुना होगा राष्ट्रपति की मृत्यु होती है, राष्ट्रपति का निष्कासन होता है, राष्ट्रपति कभी त्यागपत्र दे देते हैं तो उनका स्थान उपराष्ट्रपति ले लेते हैं, पर वो कार्यकारी होते हैं। कार्यकारी मतलब एक्टिंग होते हैं केवल तब तक जब तक नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाएगा, परमानेंट वो नहीं होते हैं। और यहां बोला गया है कि राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो जाएगी या राष्ट्रपति पक्ष से त्याग पत्र दे दे या निष्कासन हो जाए तो 6 माह के भीतर आपको स्थान पे क्या करवाना है? फिर से चुनाव करवाना है और नए राष्ट्रपति को चुनना है। रिक्त पद और रिक्ति को भरने के लिए चुना गया व्यक्ति अनुच्छेद 56 के प्रावधानों के अधीन अपने कार्यकाल में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करने का हकदार होगा, जो नया चुना जाएगा जब ये रिक्ति की जाती है आपकी। ठीक है, जब पद रिक्त होता है 5 वर्ष के लिए तो जो नया सदस्य चुना जाएगा वो कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ये चीज क्लियर है आप लोगों को अच्छे से? तो आज अंतिम में हमने बात करी आर्टिकल नंबर 62 में कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसको भरने की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 62। अब 72 में जाने से पहले एक बार हम पूरा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 क्या बोलता है बताइए? राष्ट्रपति का पद। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53, यह संघ का क्या होगा? कार्यकारी प्रमुख होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है इसमें। आर्टिकल नंबर 55, चुनाव प्रक्रिया क्या बोला जाता है इसे? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली। आर्टिकल नंबर 56, कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। आर्टिकल 56। आर्टिकल नंबर 57, पुनः पात्र होगा किसके लिए? नियुक्ति के लिए या चुनाव के लिए पुनः पात्र होंगे। आर्टिकल नंबर 58, योग्यताएं। किसकी योग्यताएं? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। आर्टिकल नंबर 59, कार्यालय की शर्तें। राष्ट्रपति कार्यालय की। अच्छा, अगर ये किसी सदन का भाग है या मेंबर है तो इसे क्या करना पड़ेगा? कब इस्तीफा देना पड़ेगा? जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं। आर्टिकल नंबर 60, शपथ या प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञान। ठीक है, आर्टिकल नंबर 61, राष्ट्रपति पर
ये महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। और आर्टिकल नंबर 62 पद रिक्ति संबंधी प्रावधान, कि जब भी ये समाप्त होगा तो आपको क्या करना है। ठीक है, ये थे राष्ट्रपति से संबंधित। अब ये आर्टिकल अभी तो आपको याद है, पर हमेशा याद कैसे रहेंगे? कि जब हम इसे केवल 10 मिनट का समय और दे दें क्लास के बाद, तो हमें ये हमेशा याद रखेंगे, है ना। हमें एक सीरीज याद रहेगी कि पहले हमने पद की बात की, फिर हमने कार्यकारी प्रमुख बोला, फिर हमने निर्वाचक मंडल की बात की, फिर हमने चुनाव करने का तरीका बताया, चुनाव करने का तरीका बताया, फिर हमने उसका कार्यकाल बताया। कार्यकाल के बाद हमने बोला कि वो कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर से पात्र हो सकता है, इतना हमने देखा। फिर हमने देखा कि उसकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, फिर हमने देखा कार्यालय की शर्तें क्या क्या हैं, फिर हमने देखा वो शपथ कैसे लेता है, उसको हटाया कैसे जाता है, और पद रिक्त होने पर क्या चीजें होती हैं। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 72 जो आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत बार सुना है, कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति चाहे तो फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकता है, और उम्र कैद की सजा को न्यून या कम या लघु कर सकता है। ये पावर उसको देता है आर्टिकल नंबर 72, कि क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने का राष्ट्रपति की शक्ति। तभी आपने देखा होगा ना, अक्सर जिसको फांसी दे दी जाती है वो अपना टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दें, मुझे फांसी पर ना लटकाया जाए, लिखकर भेजते हैं। किसके पास भेजते हैं? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या सजा में छूट देने, सजा को निलंबित करने या कम करने का क्या है। कुल मिलाकर यदि किसी को उम्र कैद दी गई तो उसको कम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसी सजा को निलंबित करके उसको फ्रीली कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने का काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 72 के तहत। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें आपको देखने को मिलती है। तभी आपने देखा होगा कि अक्सर जिसको फांसी की सजा होती है वो अपना एप्लीकेशन किससे भेजते हैं? राष्ट्रपति। फिर जब तक राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार या विचार करते हैं तब तक फांसी को थोड़ा सा होल्ड किया जाता है। फिर राष्ट्रपति जैसे ही लिख देते हैं कि लटका दो, इसके लिए कोई दया भाव नहीं। मान लो कोई बलात्कारी गया है, रेपिस्ट गया है, ऐसी स्थिति में वो भी भेजते हैं। जैसे निर्भया केस में जब सजा सुनाई गई थी सबने भेजा था, एक एक करके, है ना। तो राष्ट्रपति ने उनको पढ़ा भी नहीं, राष्ट्रपति ने नीचे लिखा जल्दी लटकाया जाए। ठीक है, जब बार बार मेरे पास एप्लीकेशन ना भेजा जाए, है ना। तो राष्ट्रपति के ऊपर है, उनके खुद के ऊपर ये चीज है कि वो सजा को माफ करना चाहते हैं या नहीं। तो आज हमने केवल राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स देखे। मैंने आपको ये नहीं बताया चुनाव होता कैसे, मैंने निर्वाचक मंडल बता दिया, पर निर्वाचक मंडल भाग कैसे लेता है, वोटिंग कैसे होती है, चुना कैसे जाता है, ये तो नहीं बताया। या महाभियोग में किस प्रकार से वोटिंग होती है, किस प्रकार से हटाया जाता है, परमिशन किसकी चाहिए, निलंबित कैसे होता है, ये भी नहीं बताया। और क्या आज तक किसी राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया गया है, ये भी नहीं बताया। तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है आप लोगों को, है ना। मैंने आपको केवल क्या बताया है आज? आर्टिकल्स। तो उन आर्टिकल्स को आप याद कर लेना। कल मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया, आखिर कैसे राष्ट्रपति चुना जाता है। तो अभी राष्ट्रपति जब तक चलेंगे आप एब्सेंट मत होइए, डेली रहिए, तभी आप राष्ट्रपति से जुड़ पाएंगे। और आपको जानना भी चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति आखिर चुना कैसे जाता है। हमारे यहाँ यही नहीं पता कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। आप सोचो, वो हमारा फर्स्ट सिटीजन है, प्रथम नागरिक है, संवैधानिक प्रमुख है, और हमें यही नहीं पता उन्हें चुनते कैसे। हमें बस ये पता चल जाता है हर 5 साल में कि राष्ट्रपति कौन बना। तो ये गलत बात है ना। तो पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के बाद फिर हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, इन्हें हटाया कैसे जाता है ये पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनके पास पावर्स कौन कौन सी है जो ये उपयोग करते हैं, ये मैं आपको राष्ट्रपति में बताऊंगा। क्लियर है? यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी आर्टिकल में? अच्छे से क्लियर है सारी चीजें? चलिए, जय हिंद।